हाय भाइयों, कैसे हो? होप सब कुछ ठीक होगा। और आज बात करेंगे हम लोग कि लॉकडाउन का आखिर असर क्या हुआ है हमारे देश पे। यानी अलग अलग चीज़ों पे, जैसे जॉब हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, उस पे आखिर इसका असर क्या हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि कहीं ट्रांसपोर्ट का सामान रुक गया है, जॉब वर्क फ्रॉम होम हो गई है। तो इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। और अभी कुछ सामान लेके आया हूँ, बहुत सारा सामान है। तो पहले इसे घर पे रख देते हैं और फिर बात करते हैं। ओके, तो लेट्स रेडी, करते हैं पॉइंट्स पे बात। तो घर हम आ गए हैं। अब ये मास्क भी उतार देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं। और सामान रख देता हूँ। सामान रखने के बाद फिर करते हैं भाई लोग बात कि आखिर फ़र्क क्या क्या पड़ा है। ओके, सो रेडी। तो वापस आ गए हैं हम, सामान हमने रख दिया है। और अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है इन सारे लॉकडाउन और इन सारी चीज़ों के कारण। सबसे पहले बात हम करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट में जो है, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा सामान हमारा जो है बॉर्डर्स पे और जगह जगह स्टेट्स बॉर्डर जो होते हैं हमारे, उन पे रुका हुआ है। जैसे कि मैं दो एग्जांपल लूँगा। एक तो मेरे दो दोस्त हैं, उनकी अलग अलग शॉप्स हैं, मतलब एक की तो पेट शॉप है और एक की बुक की शॉप है। दोनों का सामान भी चारों का रुका हुआ है। और जो बुक्स वाला है उसका तो सामान फिर भी जैसे कुछ कुछ दिन बाद निकल रहा है, वहाँ से आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पहले वहाँ ट्रक आया, ट्रक से उसने फिर ऑटो वोटो किया और सामान आ गया। एक मेरा दोस्त है जिसकी पेट शॉप है। जो पेट शॉप का सामान है धीरे धीरे आता तो है, पर क्या है, जैसे बुक्स हो गई या इस तरीके की कोई भी चीज़ हो गई दवाइयों के अलावा, तो वो चीज़ वहाँ पे अगर रुक भी जाए भाई, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। वो कौन सा ख़राब होनी है, 1 साल 2 साल, वो पता नहीं कितने कितने साल चलती रहती है। कोई बुक की एक्सपायरी डेट थोड़ी ना होती है कि बुक मर जाएगी। तो पर दवाइयाँ जो होती हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो उसी तरीके से वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं या खाद्य पदार्थ यानी फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पैकेज प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ब्रेड हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है, मेडिसिन्स की जो कैटेगरी में आती हैं, वो सारा का सारा सामान बॉर्डर्स पे बहुत बार रुक रहा है। जैसे कि स्पेशली दिल्ली से जो हरियाणा आने वाला सामान है, फिर पंजाब, आदि आदि जितनी भी स्टेट्स में जाने वाला सामान है, वो सब सभी की सभी रुका पड़ा हुआ है। बहुत सा सामान रुका पड़ा हुआ है, काफ़ी तो निकल गया है, बहुत सा रुका पड़ा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। तो पर ये है कि जो एसेंशियल सामान है जैसे दवाई है और इन्हें तो निकाला जा सकता है। तो ये तो हो गया सामान के बारे में। दूसरा है जो लॉजिस्टिक चेन है, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, वो सप्लाई चेन भी बिगड़ी तो नहीं खैर, क्योंकि रूट तो वही है, कोई रोड तो ख़राब नहीं हुई है। पर ये ज़रूर दिक्कत आई है कि उन रूट्स पे गाड़ियाँ ही चलना बंद हो गई है। तो जो सामान जहाँ पे खुल भी गया है रास्ता, मान लीजिए कहीं पे खुल भी गया है, सामान इधर से उधर जा सकता है, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उन ट्रांसपोर्टर्स ने भी, उनको पता है भाई ज़्यादा काम तो आना नहीं है, तो उन्होंने भी अपना काम रोक के रखा हुआ है। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्ट के कारण सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या, मतलब कुछ बहुत सी चीज़ें सही भी हुई हैं। तो ये मेरा पर्सनल मुझे लगता है, पर्सनल पॉइंट है कि जो हमारी एजुकेशन में जो एक ही ढर्रा चला हुआ आ रहा था कि भाई स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, किताबें खोलो पढ़ो, ये करो वो करो, और जो बहुत समय से बातें चल रही थी कि चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दिया जाए, कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, वो चीज़ों की कमी थी। तो जब से वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें आई हैं, तो एजुकेशन फ्रॉम होम भी आ गया है एक तरीके से। तो उसी तरीके से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मानते हैं कि जैसे जूम ऐप है, बहुत सारी ऐप्स का बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई पहले से कोई कंटिन्यूटी में चली आ रही थी कि उन दिक्कतों के बारे में पता था तो वो शॉर्ट आउट हो गई। तो वो तो एक नई चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक टेस्टेड भी हो गया अब अच्छे तरीके से कि हाँ, इसके कारण भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। और लोगों को भी नए नए एजुकेशन देने के और एजुकेशन लेने के नए नए तरीके भी मिल गए। जिस तरीके से बच्चों को पता है अब कहाँ से एजुकेशन सिर्फ किताबों के द्वारा ही नहीं मिलेगी, एजुकेशन ऑनलाइन भी मिल सकती है। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, यूड्यूमी है और बहुत सारे ऐप्स हैं जो मैंने भी यूज़ की है कई बार।
तो ऐसी कई चीज़ें हैं। हाँ, इसका लॉस भी है, इसका एक ये लॉस भी है जिसके बारे में भी सोचना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बेचारों के माँ बाप भी इतना एजुकेटेड नहीं है, या अगर वो एजुकेटेड है तो किसी और चीज़ में है, वो उस चीज़ के बारे में नहीं जानते जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं या जिसमें वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब शायद कई जगह ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे। तो उसके कारण क्या है, उन्हें दिक्कत ये आ रही है कि वो बच्चे क्लासेस तो अटेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उन क्लासेस में अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आए तो कई बार वो ऑनलाइन जब क्लासेस चलती है, क्योंकि टीचर के पास भी वही लिमिटेड टाइम होता है, तो उस टाइम में वो अपने क्वेश्चंस ना पूछ पाए तो वो रह जाती हैं चीज़ें। तो ये लॉस भी है जिसे कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, ये तो माना जाएगा कि ये एक बेसिक चेंज है, और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी तो ये एक लाइफ में भी ये चीज़ घुस जाएगी, चाहे आगे लॉकडाउन खुल जाए, जब भी एजुकेशन जो है ऑनलाइन ये चलती रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है हर चीज़ की, तो उसको बाद में भी बच्चा देख सकता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है भाई। देखो ये तो थे पॉइंट्स, इसको अपनी तरफ से कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, वो तो उनके ऊपर है, स्टूडेंट्स के ऊपर है। और तीसरा पॉइंट हम लेते हैं जो कि है हमारा वर्क फ्रॉम होम, जिसको सुन के बहुत से लोगों को खुशी भी हो रही होगी, और कुछ लोग होंगे जो बेचारे डाउन भी हो गए होंगे, क्योंकि घर में काम भी तो करना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम का मतलब सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। इंडिया में इंडिया क्या, आजकल तो वर्ल्ड में ही सारी जगह मैं कहूँगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्क फ्रॉम होम का मतलब वर्क फॉर होम भी होता है। समझ गए होंगे समझने वाले। तो इसी तरीके से जो वर्क फ्रॉम होम है, एक वर्क फ्रॉम होम ने भी कई कंपनियों में तो नया कल्चर लेके आई हैं। जैसे कि यहाँ तक कि अगर मैं मैकेनिकल और इन साइड्स की भी बात करूँ, जहाँ पे जो फिज़िकल वर्क है वो बेशक से रुक गया हो, पर वहाँ पे जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, इनका जो काम है, जो न्यू प्लान्स है उनके, कोई नई चीज़ आनी है, उनके जो प्लान्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो वो कैसे चल रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम आना है या कोई चीज़ आनी है, तो वो घरों से ही चल रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें। तो वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो पहले कभी वो सोचते ही नहीं थे। आईटी वाले सोचते थे, पर वो साइड वाले कभी सोचते ही नहीं थे। इसी तरीके से जो भी अपकमिंग प्लान्स हैं, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, मेडिकल हो, या कोई भी और कोई इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट हो, बिजनेस की कोई इंडस्ट्री हो, ठीक है, तो उसमें उन चीज़ों को नया तरीके से सोचा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट हुआ है इसमें वर्क फ्रॉम होम में, वो आईटी इंडस्ट्री का सारा काम, लगभग 95% वो सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और कई जगह तो लोग जो काम ऑफिस से करते थे, मतलब जैसे 9 घंटे का अगर उनका ऑफिस होता था, तो जो उसमें वो काम करते थे उससे भी ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी घरों में कई मतलब जो महीने थे स्टार्टिंग के, उनमें उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किस तरीके से अपने काम को मैनेज किया जाए, किस तरीके से अपने घर को मैनेज किया जाए। क्योंकि भाई अब बंदा घर पे रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो दोनों काम करना चाहता है ना, कि एक तो वो अपने घर को भी संभालना चाहता है और दूसरा वो अपना ऑफिस का काम करना भी ज़रूरी है। पर बात ये होती है कि ऑफिस का काम जो लगभग मैक्सिमम अगर 9 घंटे का हमारा काम होता है, तो 4 से 5 घंटे में वो ऑफिस में ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद कुछ मीटिंग हो गई, कुछ इधर जाना है, कुछ उधर जाना है, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वर्क फ्रॉम होम पे नहीं होती। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के भी काम ख़त्म कर देते हैं अपना, तो उससे उनके पास काफ़ी टाइम होता है। पर वो भी धीरे धीरे कल्चर पूरे तरीके से आ रहा है। पर यह है कि आईटी में पहले भी वर्क फ्रॉम होम था। जैसे कई कंपनियों में तो कुछ वीक्स जो होते हैं, जैसे 4 जो हफ्ते होते हैं हमारे महीने में, उसमें भाई हर वीक 1 या 2 वर्क फ्रॉम होम पहले लोग कर सकते थे, तो आदत हो रही है। पर बहुत सी जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें नई सिरे से काम हो रहा है। और ये तो था भाई प्राइवेट सेक्टर। दूसरा सेक्टर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, और ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं। और कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं गवर्नमेंट में जो वर्क फ्रॉम होम क्या, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे मेडिकल वाले लोग, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले लोग हैं, जिन्हें सैल्यूट है भाई। जो हमारे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो 24 घंटे काम कर रहे हैं बेचारे। और कई तो ऐसे भी हैं जो काम भी कर रहे हैं, और जो सैलरी उन्हें मिल रही है उसको फिर दान में भी दे दे रहे हैं अपना काफ़ी हिस्सा, कि पीएम फंड में चला गया, या वैसे पूरे विभाग ने डोनेट कर दिया कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए इसको काम में लाया जाए।
तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो था हमारा पॉइंट वर्क फ्रॉम होम और जो 24 घंटे वर्क फ्रॉम ऑफिस जो हो गया है कई जगह, तो उन चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4, जो कि है गेमिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है इस टाइम, और एजुकेशन इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है। जो गेमिंग इंडस्ट्री है पहले उसकी बात करते हैं। जैसे चाहे वो मोबाइल गेमिंग हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे वो घर पे भी एक्सबॉक्स हो या ऐसी कोई गेमिंग फैसिलिटी हो, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे बहुत से लोग तो पबजी खेल रहे हैं, तो पबजी से भी मतलब गेमिंग इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है। और इसी तरीके से जो गेमिंग इंडस्ट्री का जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम थे जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि सिम सिटी, सेकंड लाइफ, इस तरीके के जो गेम्स हैं जिनमें बंदा एक जगह रह के दूसरी लाइफ जीता है, मतलब वर्चुअल रियलिटी में दूसरी जगह जीता है। तो इस तरीके के गेम्स को भी बहुत ज़्यादा सहारा मिल रहा है और ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, और इससे एक नई इंडस्ट्री भी पैदा हो रही है जो मतलब काफ़ी लोगों को जॉब्स भी दे रही है। दूसरी हम बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो भी इस टाइम अगर देखा जाए, हमने पहले भी बात करी थी एजुकेशन के बारे में, पर ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिर्फ स्कूल्स के बारे में नहीं है, ये उसके अलावा भी है। जैसे स्किल अपग्रेड करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जैसे मेरे एक दोस्त हैं अनिल वो आर्टिस्ट हैं, बहुत ग्रेट बंदे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे थे पहले, उनके पास जो बच्चे थे उनसे अब ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं लोग। तो उसी तरीके से जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादा बूम कर रही है, और एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन जो दे रही है उसके कारण भी काफ़ी कैरियर ग्रोथ हो रही है। और ये चीज़ रुकेगी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो चीज़ें पहले बंद हो गई हैं वो तो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें जो नई स्टार्ट हुई हैं ऑनलाइन, ये भी नहीं बंद होने वाली, ये भी एक नया आयाम देंगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारी बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में सिर्फ यहाँ इंडस्ट्री की ही बात नहीं करूँगा, बैंकिंग मतलब वो पूरा बैंकिंग कल्चर की बात हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो बैंकिंग कल्चर को भी काफ़ी मतलब क्या कहें झटका भी लगा है। जैसे कि जो एफडी के जो पहले रेट्स मिलते थे वो काफ़ी कम 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 होते जा रहे हैं, और काफ़ी जो और चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट होगी, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि भाई इंडस्ट्री तो है ही नहीं। क्योंकि जब आप बैंकों में पैसा डालते हैं तो बैंक भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देते हैं, जिस इंटरेस्ट को फिर जो आपका मेन अमाउंट होता है, यानी मूलधन जिसे हम हिंदी में कह देते हैं, उसके साथ आप निकालते हैं बाद में वो टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड जिसे कहते हैं, उसको पूरे होने के बाद। पर आज का टाइम ऐसा है कि जो मेन इंडस्ट्री है जहाँ बैंक लोन देता है या पैसे देते हैं वो तो लेने वाले हैं ही नहीं, तो उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। और कई जो बैंक्स हैं उनमें पैसे जो जमा होते थे वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की सैलरी नहीं आई है और बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके कारण जो हम मतलब कह सकते हैं पूरा का पूरा ही जो सिस्टम है उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की, यानी छठे पॉइंट की, जो कि है हमारा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और यहाँ मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बॉलीवुड के अलावा भी बहुत सारा इंटरटेनमेंट है देश में, दुनिया में। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं सिर्फ इंडिया के बारे में ही नहीं, पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने फील किए हैं। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे वो हमारा जैसे मतलब कोई मॉल्स हों जहाँ पे लोग हैंग आउट करने के लिए जाते थे अक्सर, चाहे वो कोई भी पार्क्स हो, थीम पार्क्स हों किसी भी तरीके के, जैसे यहीं पे है हमारे यहाँ पे जुरासिक पार्क, कच्ची ढाणी, और ये इस तरीके की जगह है। यहाँ पे तो लगभग जाना बंद ही हो गया है। हॉलीवुड बॉलीवुड में तो ये भी है भाई, जो वीडियो ऑन डिमांड है जिसे हम वूड कहते हैं, वीडियो ऑन डिमांड करके यूट्यूब पे या और नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देख सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी सीरीज़ आ रही हैं रिसेंटली, आप लोग जानते ही होंगे। तो पर जो हॉलीवुड और बॉलीवुड पे जो असर पड़ा है वो पहले तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। पहले तो इस पे ये है कि जो जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं और ये सारी चीज़ें जो बंद हो गई हैं उसके कारण बहुत दिक्कत आ रही है।
क्योंकि जो भी नई मूवीज़ या कुछ भी नई रिलीज़ होनी थी वो तो हो ही नहीं रही है। और जो कलेक्शन मेन होता था स्टार्टिंग में, एक बूम कलेक्शन जिसे कहते हैं, वो थिएटर्स और सिनेमा हॉल से ही होता था, जो हो नहीं रहा, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। तो अब क्या किया जाए? तो अब जो है वो वूड सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वीडियो ऑन डिमांड। और इसी तरीके से बहुत सारे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या जियो सिनेमा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग चीज़ें देखते हैं। पर वो उतना वो इफ़ेक्टिव है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उससे वो उसकी रीच भी ज़्यादा लोगों की तरफ है। पर जब पर उसमें आप एक बार पे करते हैं, 4 से 5 लोग घर पे बैठ के देख लेते हैं। पर सिनेमा हॉल ऐसा था, मूवीज़ थिएटर ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई बंदा जाता है तो वो अगर ईच जाता है तो हर कोई अपनी टिकट लेता है, तो उससे एक मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो ये तो है हमारी मतलब जो सिनेमा की इंडस्ट्री है उसके बारे में बातचीत। दूसरा जो है, जैसे थीम पार्क्स हो गए और बहुत सारी जगह होगी, वो तो बिल्कुल ही बेचारे बंद हो गए। वहाँ तो कोई जाएगा, वो तो ऑनलाइन नहीं चल सकते, तो वहाँ तो कोई जाएगा जब भी काम होगा। तो भाई वो तो बंद पड़े हैं, तो देखते हैं वो कब खुलेंगे। तो इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अब भाई बात करते हैं सातवीं इंडस्ट्री के बारे में, जो भाई बहुत ही ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ा है, टूरिज़्म इंडस्ट्री, है ना। जो लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रैवल्स में हैं, चाहे वो ब्लॉग बनाने वाले लोग हैं चाहे वो बुकिंग करने वाले हैं, एयरलाइन बुकिंग वाले हैं, ट्रेन बुकिंग वाले हैं, बस बुकिंग वाले हैं, होटल इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री इस टाइम मतलब बहुत बंद हो गई है। और जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो एक कंपनी में हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने स्विच किया था, तो उनका पैकेज काफ़ी अच्छा था उस कंपनी में और अभी भी है। पर ये है कि क्योंकि वो डेवलपर हैं, तो वो तो रुके हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि डेवलपर्स की काफ़ी जो सीनियर डेवलपर हैं तो उनकी ज़रूरत है। पर उन्हीं की कंपनी जो बीपीओ भी काम करती थी, जैसे जो लोगों से लिंक करती थी, उनसे बातचीत करती थी, भाई उनकी टिकट बुकिंग हो गई, रेलवे बुकिंग हो गई, कहीं होटल बुकिंग हो गई, पूरा पैकेज बताना हो गया कि ये पैकेज अंडोमान का, यहाँ शिमला या बाहर का, थाईलैंड का, सिंगापुर, कहीं का भी जो पैकेज था, हनीमून पैकेजेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे पैकेजेस थे, वो बंद ही हो गए। तो उसके कारण जो हमारे बीपीओ वाले भाई बहन हैं, उन्हें उनकी कंपनी में निकाला गया। ये एक एग्जांपल है, पर जो जानते हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, वो जानते ही हैं कि उसके कारण बहुत से लोगों को या तो कॉस्ट कटिंग कर दी गई है या फिर उन्हें निकाल दिया गया है, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत हुई है। तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई है टूरिज़्म इंडस्ट्री, वो मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और इसमें देखिए, जैसे इटली जैसे देश हैं, स्पेन जैसे देश हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा अमेरिका ही आ जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म होता है वो अमेरिका में ही होता है। टूरिज़्म से बहुत कमाई है अमेरिका की। और इटली और स्पेन जैसे जो देश हैं, और वहाँ के मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उनमें तो मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री से ही सारा काम होता है। फ्रांस को कौन भूल सकता है, पेरिस, वहाँ पे जो सारा काम होता है, लोग वहाँ म्यूज़ियम देखने आते हैं, बहुत सी चीज़ें देखने आते हैं, जो काम ही वहाँ पे टूरिज़्म से होता है, वो सारा का सारा रुक गया। इसी तरीके से हमारे देश में जैसे मंसूरी हो गया, शिमला हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, जो लद्दाख में मोटर बाइक लेके लोग जाते हैं, वो काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। कुछ समय के लिए ही सही, पर उससे बहुत गहरा इफ़ेक्ट हुआ है। मेरे हिसाब से जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसमें काफ़ी दिन लग जाएंगे उभरने में, काफ़ी महीने लगेंगे। पर ये है कि वो मतलब उभरेगा ज़रूर। वो तो 100% उभरना है यार, आदमी को जाना तो है ही। मेरा भी प्लान था खुद कहीं बाहर घूमने का, पर वो पूरा कैंसिल ही हो गया। तो ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है। तो गाइज़, ये तो थी हमारी इंडस्ट्री की बात। और जो हमारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल हो, टूरिज़्म हो, या कोई भी चीज़ हो, उस पर जो इफ़ेक्ट क्या हुआ है, और बैड इफ़ेक्ट और बढ़िया इफ़ेक्ट, दोनों ही चीज़ों के बारे में मैंने बात की। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि कुछ नई हुई हैं, जो बिल्कुल ही नई हुई हैं, जो पहले बंदे सोचते भी नहीं थे, पर आज के टाइम में नई हुई हैं और जो फ्यूचर तक इफ़ेक्ट डालेगी। पहली चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग। लोग जैसे हमारे देश में खासकर लोग खूब एक दूसरे से मिलना मतलब मिलना जुलना स्टार्ट रखते हैं। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं, मेरे पापा जी तो मुझे ये कहते हैं कि भाई देख, जीवन में चाहे कुछ कमा चाहे मत कमा चोरे, पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, दोस्तात है, रिश्तेदारात है, मिलते रहिए,
क्योंकि मिलने तय सारे काम होया करें, क्योंकि वे बंदे आगे काम आने हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये तो हरियाणवी में था जैसे वो बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये था कि भाई रिश्तेदारों से, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो जीवन का जो मज़ा होता है वो दोस्तों से और इन्हीं चीज़ों से, रिलेशन से ही होता है। पर आज के टाइम में वो दोस्त और रिलेशन तो हैं, पर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाना सीख लिया है कि भाई थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, गैप बनाना किस तरीके से सीखें। तो उन चीज़ों, वो चीज़ें हमारी आदतों में आ गई हैं और फ्यूचर में भी आदतों में रहेंगी। वैसे अगर हम अपनी संस्कृति को देखें, जो सनातन संस्कृति है, उसमें तो पहले से ही इन चीज़ों को मतलब समावेश था इनका, जैसे कि नमस्ते करना, दूर से ही राम राम कर देना। तो ये चीज़ें थी जो मतलब हम ज़्यादा ही दूसरे तरीके से हेलो हाय और गले मिलना, झप्पी लेना, ये वो, तो वो आ गई थी। तो उन चीज़ों का अब थोड़ी सी दूर हो जाएंगे और थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, आयुर्वेद और मेडिसिन और फिटनेस और योगा और प्राणायाम, ये बहुत से लोग जो अभी घरों में हैं, जैसे मैं भी खुद करता हूँ, तो वो एक्सरसाइज और फिटनेस जो है, या आयुर्वेद का इस्तेमाल, स्पेशली जो एलोपैथी थी वो तो यूज़ हो ही रही थी, एलोपैथिक यानी जो हमारी मॉडर्न साइंस, जो दूसरी चीज़ें हैं, मैं आयुर्वेद को भी मॉडर्न साइंस ही मानता हूँ, क्योंकि आजकल क्योंकि उसमें भी लगातार रिसर्च होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो भी लोगों के जीवन में आती जा रही हैं, क्योंकि लोग उससे देख रहे हैं कि उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और योग और प्राणायाम और एक्सरसाइज का तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और वो लोगों की जब दिनचर्या में आ जाएंगी, तो भाई चाहे वो ऑफिस जाएँ चाहे कहीं जाएँ, तो जो अगर हम 100 लोग लें, तो 100 में से कम 20 से 25 लोग ऐसे होंगे, यानी 100% में से 20-25% ऐसे होंगे जो ये महसूस करेंगे कि नहीं यार, मुझे तो करना है, टाइम निकालूंगा, मुझे तो एक्सरसाइज करनी है, जिनके पास पहले भी शायद टाइम था पर वो नहीं निकाल पाते थे। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात कि एक फ़र्क और पड़ा है, लोगों के जो रहन सहन और व्यवहार है उसमें भी फ़र्क पड़ा है। जैसे हो हल्ला, प्रकृति को ना समझना, उसको एक मतलब डिस्ट्रॉय करने की हद तक यूज़ करना, तो उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग अब उसको जानने लगे हैं कि नहीं, प्रकृति की यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सॉरी, उसको किस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमने काफ़ी सीखी हैं। और एक चीज़ और जो हमने सीखी है इसके अलावा, कि फ़ैमिली को टाइम देना। अब लोगों ने ये भी समझा है कि भाई फ़ैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। पहले लोग सोचते थे, मतलब वो कभी टाइम ही नहीं दिया उन लोगों ने, तो वो कभी समझते ही नहीं थे कि उनके घर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, या बीवी नहीं समझती थी कि मेरा हस्बैंड भी है, माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, कोई और भी है। तो उनको अब समझ में आया कि रियल में ये चीज़ें भी हैं, बच्चे भी हैं। बहुत से लोग पहले भी यूज़ करते थे, लाइक मी तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही दूर हो गए थे, वो बस कंक्रीट के जंगलों में घुसे रह गए थे। हाँ, कंप्यूटर बाहर बाहर, यानी दोस्त वो चाय पी लिए, पर अब वो समझेंगे लाइफ का मकसद क्या है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है एक बदलाव आएगा, कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे ऑफिस से दोबारा, तो मुझे लगता है बहुत से लोग अपनी जॉब को छोड़ भी देंगे, क्योंकि अब उन्हें ये भी समझ में आया है कि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि सिर्फ वो एक काम ही नहीं, वो 9 घंटे ऑफिस, और फिर उसके बाद अगले दिन, बीच में मोबाइल गिर गया था बहुत तेज़ हवा चल रही है। हाँ, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि भाई बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अब नए सिरे से, अब जब अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, तो उनको या तो फील हो चुका होगा, या वहाँ जाने के बाद फील होगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और हम सिर्फ यही काम नहीं, जो और भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा है कि अपना स्टार्टअप कीजिए या कुछ कीजिए, तो अब उन्हें अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता लग गया होगा बहुत से लोगों को, और अब लग जाएगा बहुत से लोगों को कि यार इसके अलावा भी बहुत से काम हैं ऐसे जो हम कर सकते हैं। जैसे कोई अपना नया कोरियर का काम है, या कोई अपनी न्यू सप्लाई चेन है, या कोई अपना कोई फूड चेन का काम है, या कोई फूड इंडस्ट्री में ही कोई काम है, कोई फ्यूचर में कोई टूरिज़्म में कोई नया तरीके से काम आता है, तो उस काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग अब अपनी स्किल के बारे में भी बहुतों ने सोचा होगा, बहुत लोगों ने सोचा होगा, मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, तो बहुत लोगों ने अपनी स्किल के बारे में सोचा होगा, और वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ शायद हो सकता है, कुछ ऐसी नई कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आए जो फ्यूचर में हो सकता है बूम ही कर जाएँ, कुछ एक नई इंडस्ट्री ही खड़ी हो जाए। कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी, पर मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फ्यूचर के कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या महानुभाव हमारे सामने ज़रूर बैठे होंगे।
तो ये था भाई मेरा एनालिसिस जो लॉकडाउन के ऊपर मैंने किया, जो मैं समझता था। तो होप मुझे लगा होगा आप लोगों ने कुछ इसमें से कुछ चीज़ें समझी होंगी, और नहीं भी समझी हो तो भाई स्वाद के लिए देख लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए इस टाइम में, और चीज़ों के साथ साथ मतलब कुछ इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, कुछ नई चीज़ें पता लगें, कुछ इन्जॉयमेंट हो। तो होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना इसे, और शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ इसे शेयर करना, और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना चैनल है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राम राम भाइयों।